हेलो बच्चों। तो मैथमेटिक्स सीरीज़ में जो कि हमारा फिज़िक्स से पहले का टॉपिक है और हमको पहले उसको कवर करना है, क्योंकि बिना मैथ के फ़िज़िक्स का कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ। शुरू के 4-5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा। किसी किसी लेक्चर में थोड़ा बहुत एरर्स त्रुटियां हो सकती हैं बच्चों, कहीं 2 का 1, 1 का 2 कुछ हो गया होगा, तो उसको आप देख लेंगे, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि कम से कम मिस्टेक हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हम जब न्यूमेरिकल कराने लगेंगे, आपको जो फिज़िक्स के क्वेश्चन कराने लगेंगे, तो वहाँ पे गलती हम नहीं कर सकते, क्योंकि गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पे तो गलती होगी भी तो पकड़ में आ जाएगी। इधर छोटे मोटे कुछ एरर्स हो सकते हैं, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। 2 का 4 अगर हो गया तो आप इतना तो समझ सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम मिस्टेक हो। तो बच्चों, मैंने अभी तक आपको ढेर सारी चीज़ें बता दिया है, और अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है बेटा। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ है, जैसे 1 + x है, तो मैंने बोला था पावर n है, और कंडीशन क्या है, x > 1, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 + nx, ठीक है। 1 + x के पावर, अब n की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1/3 है, सपोज दैट -1/3 है, तो भी इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब -1/3x, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, बीच में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हुआ, तो क्या हुआ, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही होगा, -1/3x, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि इसकी ज़रूरत, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चों, जब हम लोग पढ़ते हैं, ये अर्थ है, अर्थ जिसका रेडियस है r, ओके, मास है m। अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू कितनी होती है, g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g की बात कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता होगा बेटा, g/m/r², ये होता है। अब अगर कोई बोल दे कि h हाइट पे g की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे ये कंडीशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, h = r किलोमीटर में है, होता हो, और h अगर बोल दिया 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर ऊपर ले जाओगे तो g की वैल्यू क्या होगी। तो उसको सपोज दैट उसको gh से बोले हम, कि h हाइट पे g की वैल्यू gh होगी, तो कायदे से फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, gm/r + h², ये कर दोगे। अब रेडियस बेटा किलोमीटर में दिया है, 4 किलोमीटर, और ये 100 मीटर ऊपर ले गए, तो 4 किलोमीटर में 100 मीटर जोड़ना, फिर उसका स्क्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो असली फार्मूला तो यही है, लेकिन स्मॉल चेंजेज के लिए, ऐसे करने के लिए क्या करोगे, बायनॉमियल थ्योरम लग जाएगा वहाँ पे। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, gm = gr², ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें, gm की जगह पे क्या लिख सकते हैं, gr², r² + h²। अब एक चीज़ और समझ लो आप, अगर कोई भी संख्या जैसे 4/2 है, दोनों में अगर 2 से डिवाइड कर दें, दोनों में, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। जैसे 4/2 है तो इसको डिवाइड किए तो 2 आया, अब दोनों में 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड किए तो 2 आया, ये किए 1 आया, तो भी 2 ही आया। मतलब कोई भी चीज़ अगर
है डिवीजन में या उसमें, अगर ऊपर नीचे दोनों में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी चीज़, दूसरी भी आप समझ लो, अगर 4 के पावर 2 है डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2, ठीक है, तो इसको करके करोगे तो कितना आएगा, 16/4 कितना आया, 4। अब इसको ऐसे हम अगर कर दें 4/2 के पावर 2, मतलब या तो पावर करके उसको डिवाइड करो, या दूसरा क्या है, पहले डिवाइड कर लो फिर पावर करो, तो भी कितना आएगा, 2 के पावर 2 कितना आया, 4। मतलब कोई भी चीज़ डिवाइड करके पावर करो या एक साथ पावर करके डिवाइड करो, मतलब वही है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं इधर करने, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों में r से डिवाइड कर रहा हूँ, r² से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे g r² तो है, इसको डिवाइड कर दिए r² से, ठीक है, और ये नीचे वाला r प्लस h इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको भी r² से डिवाइड कर दिए, तो ये तो इसको काट देगा, तो बचा क्या, g डिवाइडेड बाई r प्लस h, ठीक है, बाई r। अब देखो इसका स्क्वायर दोनों स्क्वायर में हैं, अब एक तो ये लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके फिर इसके स्क्वायर से डिवीजन करें, या तो पहले डिवाइड कर लें फिर दोनों का स्क्वायर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो इसको, तो g तो ऊपर है ही, r प्लस h में r से डिवाइड करोगे तो पहले r में डिवाइड करोगे तो क्या आया, 1, h में डिवाइड किए तो क्या आया, h/r, इन दोनों का स्क्वायर। अब मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया है कि पावर वाली चीज़ कोई 1/, मान लो 10 के पावर 2 है, तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर ले जाओगे, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनको अभी ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो क्या लिख दोगे, g, अब अंदर क्या हो गया, 1 प्लस h/r, इसका अभी पावर क्या हो गया, जो यहाँ 2 था अभी -2 हो जाएगा। अब 1 इससे अगर कंपेयर करो, इससे या इससे, एक है 1 और x की जगह पे h/r, h तो पहले से ही छोटी संख्या है, h जो इधर पहले ही बोला है, h पहले से ही छोटी संख्या है, और h में अगर r से डिवाइड कर दोगे तो वो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, मतलब 1 से भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। h अगर r के बराबर होता तो h/r होता तब 1 आता, लेकिन h बहुत छोटी पहले से है और उसमें भी r से डिवाइड करोगे तो और छोटी। तो जब भी छोटी संख्या होती है और पावर में होती है तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, g 1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2h/r, यही तो। अब देखो ये प्लस है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू -2r, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो फाइनली क्या आ गया बेटा, g इंटू 1 -2h/r। तो फाइनली तुम्हारा फार्मूला क्या आ गया, gh इज इक्वल टू g मतलब ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इंटू 1 -2h/r। ये शायद सबको याद भी होगा, लेकिन आया कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये ना होता तो ये नहीं निकाल पाते, लेकिन ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंदर जाने पर भी फार्मूला निकलता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, क्योंकि अंदर जाओगे तो अर्थ का मास भी तो कम हो जाएगा, बाहर रहोगे इतना मास है जितना अंदर जाओगे मास, तो उसको हम बाद में बताएंगे जब ग्रेविटेशन में आएंगे, ओके। अभी के लिए फ़िलहाल इतना। तो इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। छोटी चीज़ें अगर पावर में हैं तो क्या करते हैं, पावर को ही मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, उसके साथ अगर जो है उससे वो छोटा है तो। ठीक है, आई होप अभी इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा होगा। इतना आप समझ गए। देखो बच्चों, मैं डस्टर से डस्टिंग नहीं करता। कोशिश शुरू में किया था, या तो डस्टर की क्वालिटी ख़राब रही होगी या तो प्रॉब्लम ही था कि फाइनली मैं कपड़े से ही करता हूँ, क्योंकि वैसे भी घरों की डस्टिंग अगर कायदे से देखा जाए तो घरों की भी डस्टिंग लोग कपड़े से ही करते हैं। तो आई थिंक दिस इज यूनिवर्सल डस्टर। अब आगे की चीज़ हम बताते हैं आपको, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ आपको ग्राफ। एक्चुअली टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पिक्चर होता है, एक इमेज होता है। जैसे कोई चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं वन टाइम पे, कोई हिसाब किताब करना हुआ, एक टाइम का हिसाब किताब करके बता दिए कि ये लो इतना है। लेकिन ग्राफ क्या है? वन टाइम हिसाब किताब नहीं बताता है। ग्राफ मतलब एक टाइम लेकर चलता है, एक ड्यूरेशन में वो दो लोगों का रिलेशन बताता है, दो चीज़ों की। वो कोई भी चीज़ हो सकते हैं, उनका संबंध बताता है कि इतने दिनों में इनका क्या संबंध रहा है, वो ग्राफ बताता है। मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। ग्राफ किसी भी दो चीज़ों के बीच आप खींच सकते हो, अगर उन दोनों में रिलेशन है तो। ठीक है, उन दोनों में अगर रिलेशन है तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ से एक आइडिया लगता है कि दोनों का रिलेशन कैसा रहा होगा। अब रिलेशन चाहे कैसा भी हो, एक्स वाई का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स वाई का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन, वो उसको भी आप ग्राफ में बता सकते हो। एक महीने का ग्राफ प्लॉट करोगे, एक्स पे वाइफ को, वाई पे हस्बैंड को, फिर उन दोनों का कोई भी रिलेशनशिप, खाने को लेकर, पहनने को लेकर, जो भी, जब ये पहनता है वो तो वो क्या पहनती है, जब ये पहनता है तो, मतलब कोई भी आप रिलेशन। मेरे कहने का शॉर्टकट में मतलब ये है कि ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो संबंध रिलेशन को बताता है दो लोगों के कि उनका आपस में रिलेशन क्या रहा होगा। वन टाइम नहीं, एक लंबे टाइम तक। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये होता है कि ग्राफ दिया रहेगा, उससे आपको उनका संबंध बताना रहेगा, यानी ग्राफ आप देख के बता सकते हो कि उनके बीच क्या संबंध रहा होगा। और दूसरा क्या है? संबंध दिया रहेगा, मतलब इक्वेशन दिया रहेगा, रिलेशनशिप दिया रहेगा, और उससे आप बताओगे कि उनका ग्राफ अगर खींचा जाए इतने से इतने दिनों तक तो उनका ग्राफ कैसा आएगा, उनके रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा आएगा। अब मैं सिंपल सा एक बता देता हूँ, ग्राफ का आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, वैसे तो 3 डायमेंशन होते हैं, लेकिन सब कुछ लगभग सारे 99.9% जो है काम एक्स वाई से ही हो जाता है। ठीक है, दो एक्सिस होते हैं, इसे एक्स बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं। ठीक है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन जहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 हो, उसे क्या बोलेंगे? ओरिजिन। जहाँ दोनों की वैल्यू 0 हो, उसे क्या बोलेंगे? ओरिजिन। चलो, अब हम देखो रिलेशन, सिंपल सा रिलेशन मैं बता रहा हूँ, तो ग्राफ का एक आइडिया आपको लग जाएगा। अब सपोज एक मार्केट है। ठीक है, आपके घर के बगल में मार्केट है, यहाँ पे चाट की भी दुकानें हैं, आइसक्रीम की भी दुकानें हैं, चाय की भी दुकानें हैं, एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है, और फल फ्रूट और सब्जी इस तरह की भी दुकानें हैं, मार्केट। अब यहाँ पे हम पैटर्न अगर देखें, मान लो
इधर क्या है, गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है, और इधर क्या है, बॉयज़। अब मान लो मंडे को यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो उस दिन मार्केट में कितने लड़के हैं बेटा, सपोज दैट 4 हैं, ठीक है। फिर मान लो ट्यूसडे को 4 लड़कियां हो गई, 4, तो उस दिन लड़के कितने हो गए भाई है, उस दिन लड़के इतना 4 लड़के हैं, तो मान लो 6 लड़के हम दिखाएं तो थोड़ा ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हम देखते जाएंगे कहाँ पे पॉइंट। मान लो पहले दिन संडे को कोई लड़की नहीं आई, तो कोई भी लड़का 0 पर 0, ठीक है, फिर ये, ठीक है, फिर ये। अब मान लो फिर थर्ड डे जो है, यहाँ पे 6 गर्ल्स आ गई मार्केट में, चाट वोट कुछ अपना खा पी रही हैं, 6-7 लड़कियाँ आ गई। तो इधर क्या हुआ, अभी यहाँ पे 6 लड़के थे, अभी ये गैप और बढ़ा के हम मान लो यहाँ पे 12 कर दिए, ठीक है। तो एक ये पॉइंट मिला। ग्राफ का मतलब वो पैटर्न बताता है, रिलेशनशिप। अब देखो बेटा, फिर यहाँ पे 8 लड़कियाँ आ गई अगले दिन, अभी देखो लड़के कितना आ गए, इधर पे मान लो 16 आ गए, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से अगर सब पॉइंट को अगर मिला दो तो वहीं आपका पिक्चर हो गया, ये, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इतना तो पता चल रहा है, लेकिन कौन कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये हटा दें हम, जो पॉइंट जैसे कंफ्यूजन ना हो आपको। इतना तो कंफर्म है कि लड़कियां बढ़ेंगी अगर मार्केट में, तो लड़के भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ रहे हैं। अब देखो ये 2 x मतलब 2 आया था, तो ये y कितना आ गया, 4। x अगर 6 आई, 6, तो y देखो इतना आ गया, इतना 12, ठीक है। तो मतलब ये है कि y और x में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि दोनों में रिलेशन है, यानी कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये किस रिलेशन में बढ़ रहा है उसी को वो हम प्रूव कर दिए, तो हम तब समझ लो कि आपको ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये देख के आप एक आइडिया लग जाएगा कि ये बढ़ रहा है, ठीक है। आई थिंक अब ग्राफ का आइडिया लग गया होगा। ग्राफ किसी भी 2 चीज़ों के बीच खींचा जा सकता है और उसको एक पिक्चर के रूप में आप बता सकते हैं। तो लड़कियां बढ़ने पर लड़के तेज़ी से बढ़ते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। एक सीक्वेंस पता चला। अब मैं इसमें ग्राफ में जो टिपिकल वो आता है आपका, उसमें आ जाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ग्राफ का, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, कई टाइप के रिलेशन होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है y = mx। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, और इसको इस तरह का अगर रिलेशन है किन्हीं 2 वेरिएबल के बीच, तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे अभी मैं कायदे से बताऊंगा, कहीं भी सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है,
तो यानी कि वहाँ पे क्या रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो y इज इक्वल टू अगर एम एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x 0 रखे तो y 0 होगा। यानी वो लाइन कहाँ से होके जाएगी, जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो कहाँ से होके जाएगी, ओरिजिन से ही होकर जाएगी। चाहे जहाँ जाएगी, जिधर भी वो लाइन जाएगी किधर से होके जाएगी, ओरिजिन से, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 रखते हो तो y की भी 0 आती है। अब हम यहाँ पे एक चीज़, ये m आपको फंसा रहा होगा कि m है क्या, तो m को मैं पहले बता दूँ। यहाँ से अगर देखें तो m इज इक्वल टू क्या आया, y बाई एक्स, ठीक है। तो जैसे कोई भी दो पॉइंट, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिए तो ये x हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, x हुआ, तो ठीक इसके उसमें क्या हुआ, ये y हुआ, ठीक है। और इसी तरह मान लो ये पॉइंट ले लिए ये, तो ये हुआ यहाँ पे x, ठीक है, ये क्या हुआ, y हुआ। तो ये अगर देखें यहाँ से A और B, यहाँ पे O है, तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ भैया, ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ये जो है 90 एंगल, 90 डिग्री का एंगल हुआ, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये एंगल, अब देखो मैं इस एंगल को, ये अगर थीटा ले लें, थीटा जो x एक्सिस पे बन रहा है, जो स्ट्रेट लाइन से x एक्सिस पे बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक में जब जाऊंगा तो फिर से बताऊंगा। तो थीटा अगर ये है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो यहाँ से अगर देख के कोई भी बता देगा कि tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। और ये थीटा जो है, जो एंगल बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की है वो x वाले एक्सिस से किस एंगल पर है, उसे tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब ये किसी भी उसके लेवल पे होगा लेकिन y बाई एक्स ही होगा। अब मान लो कोई कहे कि एक पॉइंट ये है, ये सॉरी, और एक पॉइंट ये है, तो x यहाँ से देखोगे तो x हुआ, लेकिन ये इतना तो x2, ये मान लो x1 हुआ, ये x2 हुआ। इसी तरह यहाँ से अगर देखें तो y1 हुआ, और ये देखें तो y2 हुआ। तो दोनों का डिफरेंस है x2 माइनस x1, तो इसको क्या बोल सकते हो, डेल्टा x। इसको क्या बोल सकते हो, डेल्टा y। तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स बोलो, या बहुत अच्छे से बोलना है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं m। तो m इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x या tan थीटा, या इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ कर्व। m को क्या बोलते हैं भैया, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि जो भी tan थीटा, जो थीटा बन रहा हो उसका tan अगर कर दोगे तो वो स्लोप ऑफ कर्व होगा, जिसका जितना ज़्यादा स्लोप। अब जाहिर सी बात है, ये थीटा है, अगर एक लाइन ऐसे खींचे, तो ये और ये, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी का tan थीटा भी ज़्यादा होगा, tan थीटा। तो मतलब स्लोप ऑफ C इज मोर देन B इज मोर देन A, या tan थीटा 1, tan थीटा C इज मोर देन tan थीटा B इज मोर देन tan थीटा A, ठीक है। तो ये है। तो बेटा ये स्लोप ऑफ कर्व
अच्छा एक चीज़ है, कोई सीधी लाइन है, उसका स्लोप ऑफ कर्व जो y बाई एक्स है, डेल्टा y बाई एक्स या y tan थीटा, ये थीटा किसी भी पॉइंट पे चाहे जितने ट्रायंगल बनाओ, कितने भी ट्रायंगल यहाँ पे बना दो, 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 ये थीटा बदलने वाला है क्या? थीटा बदलने वाला नहीं है। अगर थीटा नहीं बदलेगा, थीटा इज कांस्टेंट फॉर ए स्ट्रेट लाइन। थीटा अगर कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब वो बदलने वाला नहीं है। x और y की कोई भी वैल्यू लोगे वो बदलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि y बाई एक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। y बाई एक्स क्या है भाई? y बाई एक्स ये एक तरह से रेट तो है। ये क्या है? इसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन x। तो ये एक तरह से रेट बताता है, मतलब x में एक थोड़ा चेंज किए तो y में कितना चेंज हुआ, तो ये रेट ही तो हुआ, ये रेट बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और क्लियर कर दें, अगर अब देखो तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने जो एक एक करके इसलिए मैं आपको बताना चाहता था ताकि आप कंफ्यूज ना हों। ठीक है। अब ये है, अब एक बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। अब इसका कोई रिलेशन बता सकता है? इसका स्ट्रेट लाइन है तो इसको क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है तो इसका क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इक्वेशन से हमको पता चल जाए c क्या है, वो देखो पता चल जाएगा। c क्या है? अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? m इंटू 0 तो 0 हो गया प्लस c, यानी x बराबर जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या है? ये है c। ठीक है। और इसमें अगर x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आया? माइनस सी, क्योंकि ये तो 0 हो गया, माइनस सी बचा, तो ये माइनस सी, ये माइनस सी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो स्ट्रेट लाइन का अब ये कंप्लीट हो गया। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया बेटा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो हो गया क्या हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? x आपको पता चल गया, tan थीटा जो कि स्लोप है और जो कि डेल्टा y बाई एम है। सॉरी, यही सब मिस्टेक मैं अवॉइड करता हूँ। डेल्टा y बाई डेल्टा x। और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए वो कांस्टेंट होता है। c क्या है भैया? c इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब 0 लोगे तो y की जो वैल्यू आएगी उसी को c बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। और आपके जितने भी सवाल, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं स्ट्रेट लाइन पे ही आते हैं। ठीक है। और भी 3-4 पैटर्न हैं ग्राफ के, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा सरल तरीके से नहीं बताया जा सकता। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो ढेर सारे क्वेश्चन बच्चों आपके इसी पर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ढेर सारे ग्राफ, मैकेनिक्स में ज़्यादातर ग्राफ इसमें आ जाएंगे। और बाकी आपके आगे भी इलेक्ट्रोस्टैट और जगह पे जहाँ ग्राफ का रोल रहता है वो सब भी आप
इसमें कवर कर लोगे। बाकी 3-4 टाइप के ग्राफ और हैं, तो उससे हम रिलेशन से ग्राफ निकालना, ग्राफ से रिलेशन, 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। ग्राफ दिया रहेगा तो उनका रिलेशन बताना रहेगा, और रिलेशन दिया रहेगा तो उससे ग्राफ बताना रहेगा। बस यही चीज़ें। तो बच्चों इस पर अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, मतलब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप वीडियो को देखो, टाइम निकाल के समझो, और आपके चाहने वाले, आपके जो भी रिलेटिव, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, सबको बताओ, दिखाओ, सबको फ़ायदा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ रहेंगी, एक बार आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपको पता चल जाएगा, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ग्राफ के और टाइप्स बताएंगे। ओके।